पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कई मेगा आईपीओ देखे हैं। LIC, पेटीएम और रिसेंटली Hyundai मोटर इंडिया जैसे इश्यूज साइज में काफी बड़े थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये भी रहा है कि कई मेगा आईपीओ लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है, NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना DRHP फाइल कर दिया है और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये इशू लगभग 30,000 करोड़ का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इशू बन सकता है। लेकिन क्या NSE की कहानी भी पिछले मेगा आईपीओ जैसी होगी या इस बार पिक्चर थोड़ी अलग है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले आईपीओ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। DRHP के अकॉर्डिंग इशू के थ्रू 14.89 करोड़ इक्विटी शेयर्स मार्केट में ऑफर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कंपनी खुद फ्रेश कैपिटल रेज नहीं करेगी। इससे ये पता चलता है कि NSE को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए इमीडिएट कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद आईपीओ का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उन शेयर होल्डर्स की प्रोफाइल है जिन्होंने NSE के अर्ली ईयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था। जब भी हम मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो अक्सर लिस्टेड स्टॉक्स डिस्कस होते हैं, लेकिन NSE के केस में कहानी थोड़ी अलग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए NSE शेयर्स का वेटेड एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट सिर्फ 0.80 रुपए पर शेयर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये कॉस्ट 0.54 रुपए थी, जबकि न्यू इंडिया एश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये फिगर सिर्फ 0.32 रुपए पर शेयर है। इंटरेस्टिंगली, कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे MS स्ट्रेटेजिक और अरांडा इन्वेस्टमेंट्स का एक्विजिशन कॉस्ट 66.54 रुपीज और 62.38 रुपीज पर शेयर रहा है। ये डेटा हाईलाइट करता है कि NSE के अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए ये लिस्टिंग एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट बन सकती है। अगर इस आईपीओ की जर्नी देखें तो NSE का सफर काफी लंबा रहा है। NSE ने पहली बार 2016 में लिस्टिंग प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की थी, पर रेगुलेटरी कंसर्न्स और कोलिशन कंट्रोवर्सी के बाद ये प्रोसेस ऑलमोस्ट एक डेकेड तक स्टक था। और आज करीब 10 साल बाद NSE की लिस्टिंग प्रोसेस ने मोमेंटम पकड़ लिया है। शायद इसी वजह से NSE की लिस्टिंग सिर्फ एक और आईपीओ से थोड़ी अलग नजर आती है और इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। अबाउट NSE। आज NSE का रोल एक ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से काफी बढ़ चुका है। NSE की शुरुआत नवंबर 1992 में एक सिंपल लेकिन एम्बिशियस विजन के साथ हुई थी, इंडिया भर में स्टॉक ट्रेडिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाना। आज 30 साल बाद ये इंडियन कैपिटल मार्केट्स के कोर इंस्टीट्यूशंस में से एक बन चुका है। स्केल के पर्सपेक्टिव से देखें तो कैश मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव्स टर्नओवर के बेसिस पर FY21 से FY26 तक NSE देश का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज रहा है। करेंसी ऑप्शंस के नोशनल टर्नओवर के बेसिस पर भी NSE इसी पीरियड में मार्केट लीडर रहा है। लेकिन NSE की सिग्निफिकेंस सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के अकॉर्डिंग FY26 में नंबर ऑफ ट्रेड्स के बेसिस पर NSE दुनिया का लार्जेस्ट मल्टी एसेट एक्सचेंज था। कैश इक्विटी सेगमेंट में ग्लोबल ट्रेड्स का 11.38% शेयर NSE पर एग्जीक्यूट हुआ, जबकि इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ये शेयर 51.18% तक था। और ये स्केल ग्राउंड लेवल पर भी दिखता है। मार्च 2026 तक एक्सचेंज का नेटवर्क देश के 99% पिन कोड तक पहुंच चुका था। इसी के साथ ही मार्च 2020 में NSE पर लगभग 3.09 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर अकाउंट्स थे, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 12.91 करोड़ हो गए। मार्च 2026 तक NSE पर लिस्टेड कंपनीज की एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 411.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई। इन नंबर्स को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि NSE की ग्रोथ और इंडियन कैपिटल मार्केट्स का एक्सपेंशन काफी हद तक साथ साथ हुआ। अब सवाल ये है कि इतने बड़े इकोसिस्टम के बीच कंपनी अपना बिजनेस कैसे ऑपरेट करती है। बिजनेस मॉडल। NSE का बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस से थोड़ा अलग है। NSE ने एक वन स्टॉप फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड किया है, जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज और करेंसीज जैसे मल्टीपल एसेट क्लासेस में एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर का एक फायदा ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेट नहीं करना पड़ता, जिससे कैपिटल और लिक्विडिटी का यूटिलाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन कंपनी की अर्निंग सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने क्लियरिंग, सेटलमेंट, इंडेक्स लाइसेंसिंग, मार्केट डेटा और इंटरनेशनल ऑपरेशंस जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस भी बिल्ड किए हैं। नंबर्स भी इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं। मार्च 2026 तक निफ्टी लिंक्ड पैसिव फंड्स का AUM 8.14 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, जो NSE के इंडेक्स फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंशियली भी ये डाइवर्सिफिकेशन नजर आता है।
FY26 में कंपनी की टोटल इनकम का लगभग 70% यानी 13,057 करोड़ ट्रांजैक्शन चार्जेस से आया, जबकि लिस्टिंग, क्लियरिंग, मार्केट डेटा और लाइसेंसिंग बिजनेसेस ने एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड किए। इसके अलावा NSE गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल एक्सचेंज भी ऑपरेट करता है, जहां इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में एक्सचेंज का मार्केट शेयर लगभग 100% के आसपास है। यानी NSE ट्रेड्स फैसिलिटेट करने के साथ साथ पूरे मार्केट इकोसिस्टम को भी ऑपरेट करता है। और क्योंकि एक्सचेंज बिजनेस का स्केल मार्केट पार्टिसिपेशन से जुड़ा होता है, इसलिए इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझना भी जरूरी हो जाता है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी। पिछले कुछ सालों में इंडिया के सेविंग्स लैंडस्केप में एक शिफ्ट देखने को मिला है। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीच बढ़ने के साथ हाउस होल्ड्स भी धीरे धीरे ट्रेडिशनल एसेट्स के साथ साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ आने लगे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जर्नी अभी भी काफी अर्ली स्टेज पर है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2024 तक इंडिया में 96 से 98 करोड़ अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट्स थे। मार्च 2026 तक यूनिक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स अडल्ट पॉपुलेशन का सिर्फ 13.45% रिप्रेजेंट करते थे। यानी पार्टिसिपेशन बढ़ी जरूर है, लेकिन मार्केट की पेनिट्रेशन अभी भी रिलेटिवली लो है। ये ट्रेंड डीमैट और SIP नंबर्स में भी दिखाई देता है। मार्च 2021 के 5.5 करोड़ के मुकाबले अप्रैल 2026 तक डीमैट अकाउंट्स 20.7 करोड़ तक पहुंच गए। साथ ही मार्च 2026 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 73.73 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, जिसमें SIP इन्वेस्टमेंट्स का कंट्रीब्यूशन 15.11 लाख करोड़ रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है और इंडियन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे ज्यादा सिस्टमैटिक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। ये ट्रेंड्स इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ कंपनी का करंट फाइनेंशियल नंबर्स को देखना भी जरूरी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नंबर्स क्या कहते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो NSE का फाइनेंशियल प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है। FY26 में NSE ने 18,713 करोड़ की टोटल इनकम और 10,302 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। एनुअल बेसिस पर इनकम और प्रॉफिट्स में स्लाइट मॉडरेशन देखने को मिला, लेकिन Q4 की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही। Q4 FY26 में टोटल इनकम 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 5,360 करोड़ और पैट 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 2,871 करोड़ रहा। साथ ही बोर्ड ने FY26 के लिए 35 रुपीज पर शेयर डिविडेंड रेकमेंड किया है। मार्केट शेयर के नंबर्स भी NSE की स्ट्रॉन्ग पोजीशन रिफ्लेक्ट करते हैं। Q4 FY26 में कैश मार्केट में एक्सचेंज का शेयर 93% था, जबकि इक्विटी फ्यूचर्स और करेंसी डेरिवेटिव्स में ये लगभग 100% के करीब रहा। इक्विटी ऑप्शंस में भी NSE ने 73% मार्केट शेयर मेंटेन किया। ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि लिक्विडिटी और नेटवर्क इफेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से NSE अब भी इंडस्ट्री का डोमिनेंट प्लेयर बना हुआ है। वैल्यूएशन की बात करें तो NSE का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के कैलकुलेशन से NSE इंडिया की सबसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो सकती है। शायद इसी वजह से इस IPO की सिग्निफिकेंस सिर्फ इसके इशू साइज तक लिमिटेड नहीं है। कई इन्वेस्टर्स के लिए ये इंडियन कैपिटल मार्केट्स की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का एक मौका भी हो सकता है। वैल्यूएशन की बात आती है तो प्योर कंपैरिजन भी जरूरी हो जाता है। प्योर कंपैरिजन अगर NSE और BSE को कंपेयर करें तो एस्टिमेट्स के हिसाब से NSE का वैल्यूएशन लगभग 5 लाख करोड़ और इम्प्लाइड PE करीब 49x है। वहीं दूसरी तरफ BSE का ट्रेलिंग PE जून 2026 तक लगभग 67x था। वहीं स्केल की बात करें तो FY26 में कैश मार्केट में NSE का मार्केट शेयर 93% रहा, जबकि इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी एक्सचेंज ने डोमिनेंट पोजीशन मेंटेन की। BSE ने पिछले कुछ सालों में डेरिवेटिव सेगमेंट में मोमेंटम जरूर दिखाया है, लेकिन लिक्विडिटी और स्केल के पर्सपेक्टिव से NSE अब भी काफी आगे नजर आता है और शायद यहीं से NSE की कोर स्ट्रेंथ्स भी सामने आती हैं। स्ट्रेंथ्स NSE का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी मार्केट लीडरशिप है। कैश मार्केट, इक्विटी फ्यूचर्स और करेंसी डेरिवेटिव्स जैसे की सेगमेंट्स में एक्सचेंज का डोमिनेंट मार्केट शेयर उसे सिग्निफिकेंट स्केल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। साथ ही NSE का लिक्विडिटी ड्रिवन नेटवर्क इफेक्ट इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और लिक्विडिटी नए पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम रिस्क को भी इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क FY26 में कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू का लगभग 79% ट्रांजैक्शन चार्जेस से आया था, जिसमें करीब 60% कंट्रीब्यूशन सिर्फ ऑप्शन सेगमेंट से था। यानी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में स्लो डाउन या रेगुलेटरी चेंजेस कंपनी की अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ NSE एक हाईली रेगुलेटेड बिजनेस में ऑपरेट करता है, इसलिए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क या ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम में रेगुलेटरी चेंजेस फ्यूचर ग्रोथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं।
तो ओवरऑल एनएससी का आईपीओ पिछले कुछ मेगा इश्यूज से काफी अलग नजर आता है। यहाँ डिस्कशन सिर्फ लिस्टिंग गेन्स या शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी एक ऐसे बिजनेस में ऑपरेट करती है जहाँ स्केल, लिक्विडिटी और नेटवर्क इफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट के साथ होता है, वैल्यूएशन और रिस्क को भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आईपीओ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हमेशा बिजनेस परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन दोनों पर डिपेंड करते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.